डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। शॉर्ट स्टोरी नथानियल हॉथॉर्न ने लिखी और उसका नेम है यंग गुडमैन ब्राउन। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि नथानियल हॉथॉर्न कौन थे। उसके बाद हम शॉर्ट स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स देखेंगे, फिर हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और उसके बाद डिटेल्ड समरी होगी। अब हम देखते हैं कि नथानियल हॉथॉर्न कौन थे एंड वाई ही सेलेक्टेड 17th सेंचुरी न्यू इंग्लैंड बैकग्राउंड फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी। तो अगर हम इनकी बाकी स्टोरीज़ की बात करें तो इनके बहुत सारे वर्क्स में यही बैकग्राउंड आपको मिलेगा। सेलम कॉलोनी, न्यू इंग्लैंड, मैसाचुसेट्स, ठीक है, और प्यूरिटन्स का टाइम, यही सेटिंग इनकी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ में भी है। तो इस स्टोरी में भी इनकी यही बैकग्राउंड है, यही सेटिंग्स हैं। तो इसके क्या रीज़न है, वो रीज़न भी हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। 4 जुलाई 1804, सेलम, मैसाचुसेट्स, यूएस, ठीक है। और डेथ कब हुई? 19 मई 1864, एजेड 59 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई। हिज एंसेस्टर्स वर सम ऑफ द अर्लीस्ट सेटलर्स ऑफ द मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी। तो इनके जो बड़े थे वो उन लोगों में से थे जिन्होंने इस कॉलोनी की बुनियाद रखी थी। तो बेसिकली ये प्यूरिटन्स की कॉलोनी थी। प्यूरिटन्स इंग्लैंड से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और उन्होंने अपनी यहाँ पे एक कॉलोनी बनाई थी। तो जॉन हॉथॉर्न, वन ऑफ हिज ग्रेट ग्रैंडफादर्स, हैड सर्व्ड एज ए जज एट द सेलम विच ट्रायल्स ऑफ 1692 एंड कंडेम्ड 25 वीमेन टू डेथ। तो इसके एक जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने सेलम विच ट्रायल, जो कि 1692 से 1693 तक चले थे और बहुत ज़्यादा यूएस हिस्ट्री में मशहूर ट्रायल है और बहुत ज़्यादा डिफेम्ड किस्म का ये ट्रायल था। तो इसके ग्रैंडफादर ने उसको प्रोसीड किया था उसमें, यानी कि उस ट्रायल को चलाया था और इन्होंने 25 वीमेन को सज़ा दी थी मौत की। तो उस वजह से ये अपनी स्टोरीज़ में यही बैकग्राउंड रखते हैं क्योंकि इनकी फैमिली हिस्ट्री भी इससे मिलती है। अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये नॉवलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। हीज वर्क्स ऑफन फोकस ऑन हिस्ट्री, मोरालिटी एंड रिलीजन। तो इनके वर्क्स में ज़्यादातर फोकस हिस्ट्री पे होता है, मोरालिटी या फिर रिलीजन पे। Much of Hawthorne's writing centers on New England, many works featuring moral metaphors with an anti-Puritan inspiration। तो हॉथॉर्न के बहुत सारे वर्क्स में सेटिंग न्यू इंग्लैंड की ही होती है। स्कारलेट लेटर्स में भी यही सेटिंग है और इनके वर्क्स में हमें एंटी प्यूरिटन इंस्पिरेशन नज़र आती है, यानी ये प्यूरिटन्स के ख़िलाफ़ ही बात करते हुए नज़र आते हैं। ही चेंज्ड हिज लास्ट नेम इन पार्ट टू हाइड हिज फैमिलीज डार्क पास्ट। तो इन्होंने अपने नाम का जो दूसरा हिस्सा था वो चेंज कर दिया था। तो इन्होंने डब्ल्यू ऐड कर दिया था, जैसे हॉथॉर्न में इनकी फैमिली हिस्ट्री में डब्ल्यू नहीं आता था तो इन्होंने डब्ल्यू ऐड करके अपने नेम को चेंज किया। हॉथॉर्न वॉज हॉन्टेड बाय हिज एंसेस्टर्स शेमफुल पास्ट। तो अपने शेमफुल पास्ट की वजह से उन्होंने ये काम किया कि अपना नेम बदल लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके एक जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एज ए जज सेलम विच ट्रायल्स को प्रोसीड किया था। अब हम चलते हैं शॉर्ट स्टोरी की इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स की तरफ। जॉनरा शॉर्ट स्टोरी है। एलिग्रिकल स्टोरी भी इसको हम कह सकते हैं। एलिग्री क्या होती है? ए स्टोरी विद डबल मीनिंग, यानी ऐसी कहानी जो बाहर हमें एक आम मायने दे रही हो लेकिन उसका डीपर और हिडन मीनिंग कुछ और हो। तो ये भी ऐसी ही कहानी है। कंप्लीट नेम क्या है? यंग गुडमैन ब्राउन, पब्लिश्ड इन 1835 इन यूएस। सेटिंग क्या है? द स्टोरी टेक्स प्लेस इन 17th सेंचुरी प्यूरिटन न्यू इंग्लैंड, ए कॉमन सेटिंग फॉर हॉथॉर्न्स वर्क्स and addresses the Puritans' belief. The events occur within and around the town of Salem, Massachusetts, ठीक है। तो न्यू इंग्लैंड है, सेटिंग इसकी 17th सेंचुरी है और राउंड अबाउट 1692 या 17th सेंचुरी का एंड ही ले लें और ये वही वक्त है जब सेलम विच ट्रायल्स हुए थे। थीम्स कौन कौन सी हैं? लॉस ऑफ फेथ, लैक ऑफ मोरालिटी, रिलीजियस हिपोक्रेसी ऑफ प्यूरिटन्स, डबल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये थीम्स आपको जब आप स्टोरी पढ़ लेंगे, समरी पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएंगी क्योंकि फिर आप इनको ईजीली रिलेट कर सकेंगे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर 6 हैं। सबसे पहला कैरेक्टर गुडमैन ब्राउन है। सेकंड उसकी वाइफ फेथ का है। थर्ड द ओल्ड मैन जो कि डेविल है। फोर्थ गूडी क्लॉइस। फिफ्थ द मिनिस्टर और सिक्स डीकन गूकिंग। अब हम इन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं ताकि कहानी को समझने में आसानी रहे। तो पहला कैरेक्टर गुडमैन ब्राउन का है।
गुडमैन ब्राउन इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ये हमारी कहानी का मेन किरदार है, मरकजी किरदार है। ही हैज़ बीन मैरिड टू फेथ ओनली 3 months बिफोर एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी। तो कहानी के आगाज़ पे हमें पता चलता है कि इसकी शादी फेथ से हुई है और 3 months पहले हुई है। गुडमैन ब्राउन वॉज रेज टू बी ए पाइस क्रिश्चियन एंड इज टेरिफाइड ऑफ बीइंग थॉट ए सिनर। तो इसकी परवरिश इस तरह हुई है कि ये बहुत ज़्यादा मजहबी किस्म का क्रिश्चियन है और ये गुनाह करने से बहुत ज़्यादा डरता है। Faith Goodman Brown's young wife initially seems like the embodiment of innocence as symbolized by the pink ribbons in her cap। तो फेथ ये नेम ही बहुत सिंबॉलिक है, गुडमैन का नेम भी बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक है। तो ये इनोसेंस का मुजस्मा है और इसने अपनी कैप में पिंक कलर के रिबन्स लगाए होते हैं और वो भी इनोसेंस को शो कर रहे होते हैं। गुडमैन थिंक्स दैट शी इज़ एंजेलिक एंड वर्दी ऑफ द नेम फेथ। तो गुडमैन समझता है कि उसकी बीवी वाकई ही बिल्कुल एंजेलिक है, फरिश्तों जैसी है और उसका नेम फेथ जो है वो बिल्कुल सूटेबल है उसके लिए। द मिनिस्टर ऑफ सेलम। मिनिस्टर कौन है? ये सेलम का मिनिस्टर है। द मिनिस्टर ए रिस्पेक्टेबल पिलर ऑफ द कम्युनिटी अपीयर्स टू बी ए फॉलोअर ऑफ द डेवल। तो अब आप देखें कि मिनिस्टर जो कि माशरे का एक रिस्पेक्टेबल मेंबर है, दर हकीकत वो भी डेवल का पैरोकार है। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टर है डीकन गुकिन, ए मेंबर ऑफ द क्लर्जी इन सेलम हु अपीयर्स टू बी ए फॉलोअर ऑफ द डेवल। तो डीकन कौन होता है? ये भी चर्च का एक मेंबर होता है और ये भी डेवल का पैरोकार है। द डीकन इज एन इम्पोर्टेंट मैन इन द चर्च ऑफ सेलम एंड गुडमैन ब्राउन थिंक्स ऑफ हिम एज वेरी रिलीजियस। तो ये गुडमैन इसको समझता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा और मजहबी किस्म का आदमी है, लेकिन दर हकीकत ये भी डेवल का पैरोकार है। अब हम डिटेल्ड समरी देखते हैं। As the story starts, Goodman Brown enters, kisses his wife and tells her that he has to go to the forest for some purpose। तो जैसे ही कहानी स्टार्ट होती है, हमारा प्रोटैगोनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर एंटर होता है। गुडमैन ब्राउन अपनी वाइफ को किस करता है और साथ उसको बताता है कि उसको किसी ज़रूरी काम के लिए फॉरेस्ट में जाना है। Faith requests him to stay with her at night because she feels fear and also has nightmares। फेथ उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो रात को घर पर ही स्टे करे क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस करती है, इसे डर भी लगता है और नाइटमेयर्स भी आते हैं। बट गुडमैन एडवाइजेस हर टू ऑफर प्रेयर्स एंड इन दिस वे शी वुड बी सेफ एंड हैव नो नाइटमेयर। तो गुडमैन उसको नसीहत करता है, एडवाइस करता है कि वो प्रेयर्स ऑफर करे, तो इस तरह वो सेफ भी रहेगी और उसको कोई नाइटमेयर भी नहीं आएंगे। Despite Faith's request, Brown starts his journey through a gloomy forest। तो फेथ की रिक्वेस्ट के बावजूद ब्राउन अपना सफ़र शुरू कर देता है घने जंगल में से, यानी एक वो तारीक और खौफनाक जंगल होता है जहाँ वो जाता है। एज ही एंटर्स द फॉरेस्ट, गुडमैन फियर्स डेंजर एंड ईवल एवरीवेयर। तो जैसे ही वो जंगल में दाखिल होता है उसको हर तरफ खौफ महसूस होने लगता है और उसको ईवल का खतरा रहता है हर तरफ से। Soon he meets a man who surprisingly looks like Goodman himself। तो जल्द ही उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो गुडमैन को बिल्कुल अपने जैसा लगता है। The old man carries a serpent-headed staff and offers it to Goodman Brown। तो उस ओल्ड मैन ने एक स्टिक पकड़ी होती है, यानी स्टाफ मीन स्टिक पकड़ी हुई है और उसके ऊपर सरपेंट है। तो गुडमैन ब्राउन को वो स्टिक ऑफर करता है कि वो ले ले। गुडमैन टेल्स हिम दैट ही वांटेड टू मीट द मैन बट इज अशेम्ड एज हिज फैमिली मेम्बर्स हैव बीन गुड क्रिश्चियंस। तो गुडमैन उस आदमी को कहता है कि वो बड़े अरसे से उस ओल्ड मैन से मिलना चाह रहा होता है, लेकिन उसको इस बात से भी शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे, जो उसके बड़े थे, वो बहुत अच्छे क्रिश्चियंस थे। तो इस वजह से वो उस ओल्ड मैन से मिलने से हिचकिचा रहा था। द ओल्ड मैन रिप्लाइज दैट ही हैज़ नॉन गुडमैन ब्राउन्स फैमिली फॉर जनरेशंस। तो गुडमैन उसको बड़ा सरप्राइजिंगली बड़ा हैरानकुन जवाब देता है कि उसने वो गुडमैन ब्राउन की जनरेशन यानी उसके जो बड़े हैं उन सबको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि वो प्यूरिटन्स के बड़ों को जो है दर हकीकत डेवल का नाम दे रहा है, यानी डेवल उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता था। तो इट मीन्स कि उनके अंदर भी डेवलिश क्वालिटीज़ थी। गुडमैन ब्राउन एंड ओल्ड मैन कम अपॉन एन ओल्ड वुमेन वॉकिंग थ्रू द वुड्स एंड गुडमैन ब्राउन रिकग्नाइजेज गुडी क्लॉइस who he knows to be a pious respected woman from the village। तो अब ओल्ड मैन और यंग मैन ब्राउन दोनों ही बातें कर रहे होते हैं कि उनका सामना अचानक जंगल में एक फ़ीमेल से होता है। वो फीमेल कौन है? गुडी क्लोइस है, जो कि सोसाइटी में यानी उसके गांव की एक बहुत पाइस किस्म की लेडी है।
He hides, embarrassed to be seen with the man, and the man taps Goody Cloyce on the shoulder. तो अब गुडमैन ब्राउन को शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो एक बहुत रिलीजियस पर्सनैलिटी के सामने एक डेविल के साथ खड़ा हुआ है, तो वो छुपने की कोशिश करता है। लेकिन जो ओल्ड मैन होता है वो गुडी क्लॉइस के कंधे को थपथपाता है। शी आइडेंटिफाइज हिम एज द डेविल एंड रिवील्स हरसेल्फ टू बी ए विच। तो अब वो जो लेडी है वो बताती है कि ये आदमी डेविल है, यानी वो जो ओल्ड मैन है वो दर हकीकत डेविल है, और अपने आप को वो जाहिर करती है कि वो खुद भी एक विच है ऑन हर वे टू द डेवल्स इवल फॉरेस्ट सेरेमनी। और वो बताती है कि वो उसी सेरेमनी की तरफ जा रही है जो कि जंगल में मुनक्किद होने वाली है और डेविल ने मुनक्किद करवाई है। द ओल्ड मैन ऑफर्स हिज स्टाफ टू गुड मैन बट ही रिफ्यूजेस एंड सेज ही वांट्स टू गो बैक फॉर द सेक ऑफ फेथ। तो ओल्ड मैन अपनी जो छड़ी है वो गुड मैन को देना चाहता है, लेकिन गुड मैन इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो तो फेथ के पास वापस जाने का सोच रहा है। द मैन सेज दैट गुड मैन ब्राउन शुड टेक रेस्ट। तो अब वो ओल्ड मैन कहता है कि जो गुड मैन ब्राउन है उसको थोड़ा सा आराम करना चाहिए। बिफोर डिसअपियरिंग ही गिव्स गुड मैन ब्राउन हिज स्टाफ, टेलिंग हिम दैट ही कैन यूज इट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द सेरेमनी इफ ही चेंजेस हिज माइंड। तो जाने से पहले वो गुडमैन ब्राउन को अपनी छड़ी दे जाता है, अपनी स्टिक दे जाता है, और कहता है कि अगर उसका माइंड बदल जाए और वो उस सेरेमनी को अटेंड करना चाहे तो फिर वो इस स्टिक को पकड़ ले, तो फौरन वो वहाँ पे उस सेरेमनी में पहुँच जाएगा। आफ्टर फ्यू मिनट्स ही सीज द मिनिस्टर एंड डीकन गोकिन बोथ अपस्टैंडिंग पाइस मैन ऑन देयर वे टू द सेरेमनी। अब थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि मिनिस्टर और डीकन गोकिन, जो कि दोनों बहुत ही रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं, वो दोनों उसी सेरेमनी की तरफ जा रहे होते हैं। He soon hears voices coming from the ceremony and thinks he recognizes Faith's voice। तो उसको अचानक से डेवल्स की सेरेमनी से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो उसको लगता है कि उसने फेथ की आवाज़ भी सुनी है। He screams her name and a pink ribbon from her cap flutters down from the sky। तो वो चिल्ला के उसका नाम पुकारता है, तो उसी लम्हे आसमान से एक रिबन जो कि फेथ की कैप में लगा होता है, यानी पिंक रिबन उसकी कैप में लगे हुए थे, तो उनमें से एक रिबन आसमान से उड़ता हुआ ज़मीन पे आ गिरता है। अपॉन हियरिंग फेथ्स वॉइस एज ही ग्रैब्स द स्टाफ द ओल्ड मैन गेव हिम, he is quickly transported to a large clearing surrounded by fire where the ceremony is taking place। तो जब वो फेथ की आवाज़ सुनता है तो वो फ़ौरन से स्टिक को पकड़ लेता है और उसी वक्त वो उस जगह पे मुंतकिल हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहाँ पे वो सेरेमनी जारी होती है। और वहाँ पे हर तरफ जो है वो फायर होती है और उसके आसपास बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ खड़ी होती हैं, और उसके अलावा वहाँ पे डेविल्स भी काफ़ी सारे होते हैं। He can see in the firelight the faces of various respected members of the community। तो आग की रोशनी में उसको बहुत सारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स नज़र आते हैं उसकी कम्युनिटी के, सोसाइटी के। बट ही डजंट सी फेथ एंड ही स्टार्ट्स टू होप वंस अगेन दैट शी माइट नॉट बी देयर। तो उसको उन सारे लोगों में फेथ का फेस नज़र नहीं आता, तो वो समझता है और उसको उम्मीद लग जाती है कि शायद फेथ यहाँ पे नहीं आई। A figure appears on a rock and tells the congregation to present the converts that are Goodman Brown and Faith। तो अचानक से रॉक्स के पीछे से एक पर्सनैलिटी, एक फिगर, एक साया नमूदार होता है, और वो लोगों से कहता है कि वो जो दो कन्वर्ट्स हैं उनको हाजिर किया जाए, उनको बुलाया जाए। और वो दो कन्वर्ट्स कौन है? गुडमैन ब्राउन है और फेथ है। दे आर द ओनली टू ऑफ द टाउन्स पीपल नॉट येट इनिशिएटेड। तो सिर्फ वो दो ही पूरे टाउन में से, पूरे इलाके के लोगों में से बचे हैं जो अभी तक यहाँ पे नहीं आए, यानी जो अभी तक डेविल का पार्ट नहीं बने। गुडमैन ब्राउन इज ड्रैग्ड फॉरवर्ड एंड सीज फेथ। तो गुडमैन ब्राउन को मिनिस्टर और डीकन गोकिन पकड़ के आगे ले जाते हैं खींच के, तो उसके सामने फिर फेथ को खड़ा किया जाता है, तो वहाँ पे वो फेथ को देखता है। गुडमैन ब्राउन टेल्स फेथ टू लुक अप टू हेवन एंड resist the devil, then suddenly finds himself alone in the forest। तो गुडमैन ब्राउन फेथ को मना करता है कि वो आसमान की तरफ देखे और डेविल को रिजिस्ट करे, इग्नोर करे। तो उसी लम्हे उसकी आंख खुल जाती है और वो फॉरेस्ट में अकेला बैठा होता है। Returning to Salem, Goodman Brown sees the people he saw in the forest acting as they always had, but he believes he now knows the truth। तो अब जब अगली सुबह वो वापस आता है तो गुडमैन ब्राउन क्या देखता है कि वो लोग, वो सारे जो उसने फॉरेस्ट सेरेमनी में देखे होते हैं, वो सारे बिल्कुल उस तरह बिहेव कर रहे होते हैं जैसे कि वो पहले बिल्कुल यानी रिलीजियस बन के फिर रहे होते हैं। तो वो लेकिन अब गुडमैन समझ जाता है कि दर हकीकत ये कुछ और हैं, जैसे ये नज़र आ रहे हैं वैसे नहीं है।
देयर हिपोक्रेसी डिस्गस्ट हिम, तो उनकी ये मुनाफकत, उनका डबल स्टैंडर्ड जो है वो उसके अंदर नफरत पैदा कर देता है। द नैरेटिव मेक्स इट अनक्लियर इफ द इनकाउंटर्स इन द फॉरेस्ट वर रियल और नॉट, बट गुडमैन ब्राउन स्पेंड्स द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ डिसट्रस्टिंग एवरीवन एंड लिविंग इन फियर ऑफ द इवल ही सा। तो अब कहानी के एंड पे गुडमैन को खुद भी कंफर्म नहीं होता कि वो सारी चीज़ें जो उसने फॉरेस्ट में देखी, सेरेमनी में देखी, क्या वो हकीकत में देखी थी या वो उसका कोई ख्वाब था। लेकिन एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि बाकी की ज़िंदगी अब वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमें लॉस ऑफ इनोसेंस और लैक ऑफ फेथ की जो है थीम है वो यहाँ पे हमें नज़र आती है। और इसके अलावा हिपोक्रेसी की थीम भी हमें यहाँ पे मिलती है कि लोग बज़ाहिर पूरी सोसाइटी में वो प्यूरिटन्स जो बहुत ज़्यादा मजहबी बने हुए हैं, दर हकीकत वो खुद डेविलिश एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और उसके एंसेस्टर्स जिन्होंने सेलम विच ट्रायल्स को प्रोसीड किया था, दर हकीकत में वो भी डेवल के साथी ही थे। तो ये थी हमारी पूरी शॉर्ट स्टोरी की समरी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।